हाँ, आज अब स्टार्ट कर रहे हैं बेटा केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स with rate of reaction and factor affecting rate of reaction is called chemical kinetics. Rate of reaction and factor affecting rate of reaction. इसका मीन इस पूरे चैप्टर में हम जो बात करने वाले हैं वो है रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, उससे रिलेटेड। अब सबसे पहली चीज़ है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो है क्या। तो देखिए, आप किसी भी मोटर व्हीकल की बात करते हैं तो मोटर व्हीकल का जो रेट है उसको वेलोसिटी की टर्म में काउंट किया जाता है। किसकी टर्म में? वेलोसिटी की टर्म में काउंट किया जाता है। और जो वेलोसिटी है उसको आप डिस्टेंस अपॉन टाइम से काउंट करते हैं। वैसे ही किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो कंसंट्रेशन और टाइम की रेस्पेक्ट में काउंट किया जाता है, क्योंकि रिएक्शन में हमारे पास दो कंटेंट होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट और सेकंड होता है प्रोडक्ट। तो जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन टाइम, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो डिक्रीज होती है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो रेट है वो रेट बेसिकली एक तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है और एक किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। पर इसका जो मेन कंटेंट है रेट किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन पे। और इस कंसंट्रेशन को चेंज होने में कितने टाइम की रिक्वायरमेंट है उस टाइम की बात की जाती है। अब पहले रेट ऑफ रिएक्शन डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस कर लें कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कंप्लीटेशन ऑफ एनी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन आर डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज। क्या काम है? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम completion, on the basis of time completion chemical reaction divided in 3 categories. Clear? First, अगर मैं बात करूं तो वो है फास्ट रिएक्शन, सेकेंड इज स्लो रिएक्शन, थर्ड इज मॉडरेट रिएक्शन। क्लियर? Fast reaction which complete in 10 to the power 4 to 10 to the power minus 16 second is called fast reaction. Reaction which complete in several days or month, is called slow reaction. And reaction which complete in more time comparatively fast reaction and less time comparatively slow reaction is called moderate reaction. Clear? अब मैंने बोला फास्ट रिएक्शन, तो देखो जितनी भी केमिस्ट्री में आप आयोनिक इक्वेशन पढ़ोगे, आयोनिक रिएक्शन पढ़ोगे, वो सारे टाइप के आयोनिक इक्वेशन किस कैटेगरी में आएगी? फर्स्ट फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी में आएगी। स्लो में मैंने एक एग्जांपल दिया, आपको इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेयर केस के एग्जाम्पल इसमें आते हैं। और यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया रस्टिंग ऑफ आयरन का। किसका लिया बेटा? रस्टिंग ऑफ आयरन। और थर्ड जो कैटेगरी है ऑल टाइप ऑफ मोलिकुलर रिएक्शन। ऑल टाइप ऑफ मोलिकुलर रिएक्शन इज द मॉडरेट रिएक्शन। क्लियर? चलो एग्जाम्पल से समझ लो। आयोनिक रिएक्शन की बात करूं, मैंने लिखा AgNO3 प्लस NaCl change into AgCl plus NaNO3. AgNO3 plus NaCl change into AgCl plus NaNO3. This type of chemical reaction is a fast reaction. Molecular में बात करूं H2 plus I2 change into 2HI. This type of molecular reaction is classified in moderate reaction. ठीक है? तो ये 3 कैटेगरी की रिएक्शन है जो टाइम के अकॉर्डिंग हमने क्लासीफाई करी। अब मैं बात करता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन की। अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन की तो मैं ये बोल सकता हूँ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी स्पीसीज, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी स्पीसीज विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। मीन मैंने लिखा रेट ऑफ रिएक्शन
तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी स्पीसीज अपॉन टाइम टेकन इन चेंज इन कंसंट्रेशन। क्लियर? यानी कि यहां मैंने बात करी कंसंट्रेशन की और यहां मैंने बात करी टाइम की। तो बेसिकली जो रेट है किसी भी रिएक्शन का वो किस किस पे डिपेंडेंट है? कंसंट्रेशन और टाइम के रेस्पेक्ट में काउंट करना है। हमने बोला चेंज इन कंसंट्रेशन। अब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी स्पीसीज, और किसी भी केमिकल रिएक्शन की मैं बात करूं, मान लो मैं एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेता हूं, रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट। ये तो रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ क्या होगी? डिक्रीज, और प्रोडक्ट की इंक्रीज होगी। इसका मीन जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन is explained by following two method. Rate of any chemical reaction is explained by following two method. First is with respect to reactant, and second is with respect to product. क्लियर? अब बात करें विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, तो देखिए मैंने ऐसे कहा, यहां मैं लेता हूं कंसंट्रेशन और यहां मैं लेता हूं टाइम। रिएक्टेंट जब टाइम 0 है तो रिएक्टेंट अपनी मैक्सिमम कंसंट्रेशन पे है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जा रही है। अगर मैं बात करूं विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, यहाँ लिया मैंने कंसंट्रेशन और यहाँ लेते हैं बेटा टाइम। तो ये टाइम 0 था तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी 0 थी, बट जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हुआ कंसंट्रेशन इंक्रीज हो। मीन ये जो चेंज है, इस चेंज को मैं डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ क्या? चेंज इन कंसंट्रेशन एंड चेंज इन टाइम। ये किसके इक्वल हो गया? रेट के इक्वल। तो रेट इक्वल टू प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी। क्या लिखूंगा? रेट इक्वल टू प्लस माइनस डी सी अपॉन डी टी। इसके बेस पे ये फॉर्मूला बना। अब इसको मैं यहाँ यूज में लूँ कि ये जो प्लस माइनस के साइन यूज में लिए, ये क्यों ले रहा हूँ? तो मैं कहूँगा माइनस का साइन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बेस पे देख रहे हैं, और पॉजिटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप जो रेट है वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के बेस पे देख रहे हैं। मतलब यहाँ मैं बोल सकता हूँ रेट विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, रेट इक्वल टू माइनस डी सी अपॉन में डी टी। मतलब रेट इक्वल टू माइनस C2 माइनस C1 अपॉन में T2 माइनस T1। और जो रेट होगा जब मैं इसको सोल्व आउट करूंगा तो वो कैसा आएगा बेटा? पॉजिटिव आएगा। ऐसे ही इसमें आओ, डेल्टा C अपॉन में डेल्टा T, यही लिखूंगा क्या? रेट इक्वल टू, तो रेट इक्वल टू, अच्छा इसको पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बिकॉज पॉजिटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रही है। टाइम जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर? चलिए, तो वहाँ हमने प्लस का साइन यूज में लिया, तो क्या हो गया? रेट इक्वल टू प्लस डी सी अपॉन में डी टी, या रेट इक्वल टू C2 माइनस C1 अपॉन में T2 माइनस T1। और जो रेट है वो इस केस में भी कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। मीन मैं ऐसे लिख दूं, नोट लगाकर ये लिख सकता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं, ये तो हो गई डेफिनेशन और फॉर्मूले की बात। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो आपने क्या लिखा? रेट इक्वल टू
यहां से लिया मैंने कंसंट्रेशन और यहां से लिया टाइम, तो कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम। या ऐसे बोल दूं, जो कंसंट्रेशन है उसको मोल पर लीटर के रेस्पेक्ट में ले सकते हैं, तो क्या हो गया मोल अपॉन में लीटर, इनटू में यहाँ क्या आ गया टाइम। तो मैं ऐसे लिख दूं क्या, रेट इक्वल्स टू मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। ये रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हो गई, इस पे इंपॉर्टेंट लगा ले और इसको हर हाल में दिमाग माइंड में फिक्स कर ले कि हमारे जो भी क्वेश्चन आएंगे आगे, उन क्वेश्चन में हमें ये फॉर्मूला या ये यूनिट हमें यूज में लेनी पड़ेगी। क्लियर है? अच्छा, ये तो हो गई जब आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मिले। अगर आपके पास कोई गैसियस रिएक्शन है, क्या लिखा मैंने, फॉर गैसियस रिएक्शन रेट इक्वल्स टू एटमॉस्फेयर एटीएम और टाइम इनवर्स। क्योंकि वहां कंसंट्रेशन नहीं मिलेगी, वहां आपको क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा जैसा यहाँ मिल रहा है, और कंसंट्रेशन की जगह क्या मिलेगा, एटमॉस्फेयर मिल सकता है, mmOf मिल सकता है, mmOf टाइम इनवर्स, बार टाइम इनवर्स, मतलब वहाँ आपको प्रेशर मिलेगा कंसंट्रेशन की जगह, और प्रेशर की जो यूनिट है वो आपको यूज में लेनी है, और प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फेयर होगी, बार होगी, mmOf होगी, टोर होगी, ये यूनिट्स आपको यूज में लेनी। क्लियर? चलिए अब मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। किसकी बात करता हूं, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की बात करता हूं। देखिए, जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसको बेटा 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे बेसिकली। कितने कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, इनिशियल रेट एट टाइम इक्वल्स टू 0, एट टाइम इक्वल्स टू 0, या ऐसे बोल दूं t इक्वल्स टू 0, व्हेन t इक्वल्स टू 0 देन रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? सेकंड, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एट फिक्स टाइम इंटरवल, रेट ऑफ रिएक्शन एट फिक्स टाइम इंटरवल is called एवरेज रेट। क्लियर? क्या बोला मैंने? व्हाट इज द एवरेज रेट? तो मैं बोलूंगा एट फिक्स टाइम इंटरवल रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एवरेज रेट। अब एक फिक्स टाइम इंटरवल की बात हो रही है, इसका मीन जब भी आप एवरेज रेट की बात करोगे, तो वो निकाला जाएगा dc अपॉन dt प्लस माइनस dc अपॉन dt से। क्लियर? समझ में आ रही है बात? चलो, जिनके नहीं समझ में आ रहा है वो यहां से देखो। चलो, विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट लेता हूं, यहां लिया मैंने कंसंट्रेशन और यहां लिया मैंने टाइम। ये है 0, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, ये 40 सेकेंड, और यहाँ थी रिएक्टेंट की मैक्सिमम कंसंट्रेशन, और ये टाइम के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन जो है वो चेंज हो रही है इस तरह से। एट 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड। मैंने बोला जब इधर की बात करूं तो मैं इसको इधर मैच करूंगा, इसको यहां से मैच करते हैं। ये 1, ये 10, ये 9, ये 8, ये 7, और लास्ट में जाके क्या होगी 0। तो देखिए, मैंने ये बोला एक फिक्स टाइम इंटरवल, आपको 10 मिनट 20 मिनट मिले, तो 10 मिनट पे कंसंट्रेशन है 9 मोल पर लीटर और 20 पर है 8 मोल पर लीटर। तो क्या आपके पास दो कंसंट्रेशन है 9 एंड 8, और क्या टाइम इंटरवल है 10 to 20। चेंज इन कंसंट्रेशन आफ्टर 10 मिनट, चेंज इन कंसंट्रेशन आफ्टर 20 मिनट,
चेंज इन कंसंट्रेशन आफ्टर 30 मिनट्स। जब आपको इस तरह से टाइम इंटरवल मिले तो जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा, एवरेज रेट की कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक बात है। अब ये जो एवरेज रेट है इसको टू टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हो। टू टाइप से रिप्रेजेंट कर रहे हो। फर्स्ट में बात करूं तो फर्स्ट में बात करूंगा विद द रेस्पेक्ट ऑफ रिएक्टेंट। फर्स्ट किसके केस में, विद द रेस्पेक्ट ऑफ रिएक्टेंट। और जब रिएक्टेंट के केस में वी एवरेज की बात करूंगा तो क्या बोलूंगा, माइनस डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी, या फॉर्मूला क्या हो गया C2 माइनस C1 अपॉन में डेल्टा टी। अब वापिस से ग्राफ में आओ। मान लो मैंने कहा टाइम मेरे पास था 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड पर कंसंट्रेशन क्या थी 9, तो मैं ये मानता हूं कि मेरे पास इनिशियल कंसंट्रेशन है 9 मोल पर लीटर। इसका मीन ये 9 जो है ये C1 की वैल्यू देगा एंड 8 ये C2 की वैल्यू देगा। और टाइम इंटरवल कितना है 10 मिनट, ये मिनट में लिया है मैंने टाइम। तो देखो यहाँ क्या लिख दूंगा, माइनस C2 कितना है 8 माइनस C1 कितना है 9 अपॉन में 10। सोल्व आउट करूंगा तो -1 आएगा, माइनस माइनस क्या हो गया +1/10, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना आया 0.1। यूनिट बोलो, मोल, लीटर इनवर्स, मिनट इनवर्स। मिनट क्यों लगाया, क्योंकि मैं यहां मिनट में टाइम ले रहा हूं। ये बात समझ में। अब इसी को मैं लेता हूं सेकंड केस में, विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। चलो विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट लेंगे तो V एवरेज किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी के इक्वल हो गया। मतलब फॉर्मूला हो गया V एवरेज इक्वल टू C2 माइनस C1 अपॉन में T2 माइनस T1। मैंने ये ग्राफ लिया, ये 0 से इधर जा रही है, 0 10 20 30, ये 10 पे, ये 20 पे, ये 30 पे। 10 पे मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। क्लियर। अब ये मेरे पास इनिशियल कंसंट्रेशन है C1, ये फाइनल है C2 ये टाइम T1, ये टाइम T2। वैल्यू यहाँ पुट करो, C2 माइनस C1, C2 कितना है 2 माइनस 1 अपॉन में टाइम बोलो 20 माइनस 10, तो 1/10, ये भी प्लस में आ रहा है। वहाँ भी ओवरऑल रेट प्लस में था, यहाँ भी ओवरऑल रेट प्लस में है, तो कितना हो गया वही 0.1 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। बोलो कर सकते हैं क्या। थर्ड अगर मैं बात करूं, फर्स्ट कैटेगरी इनिशियल, सेकंड एवरेज। अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी में रेट ऑफ रिएक्शन की। हाँ नोट कर लो भाई फटाफट से। चलिए आप नोट करो जब तक एक क्वेश्चन लिखते हैं, एवरेज रेट कैसे काउंट करना है, क्वेश्चन समझिए। The concentration of reactant for the reaction R2 product is converted from 0.03 m to 0.02 m in 25 minutes. Calculate the average rate in minute and second। ये आपका क्वेश्चन। चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्वेश्चन में देखो जो कंसंट्रेशन आपको मिली है वो किसकी है, रिएक्टेंट। काउंट क्या करना है, एवरेज रेट। मतलब
रेट काउंट करना है एवरेज, माइनस डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी इज कन्वर्टेड टू 0.03। इसका मीन ये C1 है और 0.02 ये क्या है C2, और ये आपको दिया टाइम इंटरवल, तो क्या हो गया माइनस C2 माइनस C1 अपॉन में डेल्टा टी, माइनस C2 कितना है 0.02 माइनस 0.03 अपॉन में 25, माइनस माइनस का 0.01 अपॉन में 25, माइनस माइनस प्लस 0.01 अपॉन में 25, कितना हो गया 1 अपॉन में 2500 4 इंटू 10 टू की पावर -4। चेक कर लो फटाफट। अब ये जो आया इसकी यूनिट क्या हो गई मोल, लीटर इनवर्स, मिनट इनवर्स। क्लियर। अब हम बात करें कि इसको सेकंड में चेंज करना है, तो देखो हमारे पास जो मिनट था, मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो सेकंड बन जाएगा, या मैं ये जो रेट आया इसको 60 से डिवाइड कर दूं इन टर्म ऑफ सेकंड, रेट इक्वल्स टू 4 इंटू 10 टू की पावर -4 अपॉन में 60। ठीक है, चलो 6.6 यूनिट बोलो मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। हाँ, अब बात करते हैं थर्ड टाइप का रेट ऑफ रिएक्शन। और जो थर्ड टाइप का रेट ऑफ रिएक्शन है, नोट कर लिया क्या सबने? तो मिनट के रेस्पेक्ट में आ रहा था 4 इंटू 10 टू की पावर -4, और सेकंड के रेस्पेक्ट में 6.6 इंटू 10 टू की पावर -6। ठीक है, चलिए थर्ड टाइप के रेट की बात करें। इंस्टेंटेनियस, थर्ड जो रेट है वो कौन सा है? इंस्टेंटेनियस रेट। देखिए अब तक जो रेट देखा यहां वो था एक फिक्स टाइम इंटरवल पे। किस पे था? एक टाइम इंटरवल आपके पास है, और उस टाइम इंटरवल के पास, उस टाइम इंटरवल पे आपको जो रेट निकालना था वो एवरेज रेट था। अब मैं ये कहूं कि इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, या है मैंने ऐसे बोला ये कोई भी केमिकल रिएक्शन है, ये कंसंट्रेशन और ये टाइम। ठीक है, रिएक्शन की प्रोग्रेस हो रही है, उस रिएक्शन की प्रोग्रेस के ड्यूरेशन में मैं किसी भी पर्टिकुलर एक टाइम पर, मतलब 0, 10, 20, 30, 40, 50, ये सेकंड है मेरे पास। मैंने बोला 10 सेकंड पे रेट ऑफ रिएक्शन बता, ओनली कहाँ बताना है? 10 सेकंड, एक फिक्स टाइम पे, एक स्मॉल ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ। वहाँ एक इंटरवल की बात कर रहा था, इसलिए डेल्टा यूज में ले रहा है। यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ? एक स्मॉल ड्यूरेशन, 10, 20, 25, 30, 23, पर्टिकुलर किसी फिक्स टाइम की बात करूँ तो उस टाइम पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको क्या बोलूँगा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलूँगा। मीन में ये बोल सकता हूँ, इफ टाइम टेकन ड्यूरिंग चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए स्पीसीज in a chemical reaction is very very small, very very small time taken duration। जो आपका टाइम टेकन ड्यूरेशन है वो क्या है? उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है।
और ये जो रेट, ये वाला रेट है, इसको ही किसी भी रिएक्शन का एक्चुअल रेट बोला जा सकता है। इसी को किसी रिएक्शन का क्या बोल सकता हूं? एक्चुअल रेट। किसी भी रिएक्शन का एक्चुअल रेट कौन सा है? इंस्टेंटेनियस रेट है किसी भी रिएक्शन। जब इस रेट ऑफ रिएक्शन को काउंट करना है तो मैंने कहा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रेट ऑफ रिएक्शन देखना है। अब मेरे पास वहां तो इंटरवल था तो मैंने C2 - C1 कर दिया। और जब भी आपको स्मॉल चेंज देखने होते हैं तो आप यूज में लेते हो D। क्या यूज में लेते हो? देखिए, मैं यहाँ एक स्लोप लूंगा। ये जो पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम एक स्लोप यूज में लेते हैं। इसको मैं इधर मैच करता हूँ और इसको मैं इधर मैच करता हूँ। तो यहाँ से जो स्लोप आएगा, क्या वो स्लोप tan थीटा के इक्वल होगा? किसके इक्वल होगा? tan थीटा के। और इस tan थीटा की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू मुझे इस रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू देगी, मतलब इंस्टेंटेनियस रेट की वैल्यू देगी। ये वैल्यू अब यहाँ मैं किसके रेस्पेक्ट में जा रहा हूँ? ये ग्राफ ऐसे जा रहा है तो विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट हो गया क्या? और रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू जो है वो कैसी होगी? नेगेटिव। बट रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव नहीं होता है, इसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। ऐसे ही अगर मैं प्रोडक्ट के बेस पे जाता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा? बेटा ये ग्राफ ऐसे जाएगा 0, 10, 20, 30, 40, 1, 2, 3, 4, 5। ये कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ रेट काउंट करना है तो इसको मैं इधर मैच करता हूँ, इसको इधर मैच करता हूँ। यहाँ जो है इस पर एक स्लोप बनाता हूँ। ये जो स्लोप है ये किसकी वैल्यू देगा? tan थीटा की। और विद रेस्पेक्ट टू वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव। और इस वैल्यू के बेस पे हम काउंट करेंगे कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो क्या हो सकता है। क्लियर? कर सकते हो? अब देखो, जब हमने यहाँ tan थीटा यूज में लिया तो मैंने ये कहा ये स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मीन इस केस में जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको ऐसे लिख दूं क्या? प्लस माइनस। ये तो समझ गए होंगे आप प्लस माइनस क्यों आ रहा है? प्लस विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट और माइनस विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस DC अपॉन में dt। एंड व्हाट इज द DC एंड dt? तो क्या बोलूंगा? DC एंड dt इज द इनफाइनाइट स्मॉल चेंज। DC एंड dt इज द इनफाइनाइट स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन एंड टाइम। अब देखो, ये हो गया हमारे पास इंस्टेंट रेट का ओवरऑल फॉर्मूला। अब मैं यहां जाता हूं, यहां मैं क्या लिख सकता हूं? इंस्टेंट रेट को लिखूंगा माइनस DC अपॉन में dt और इसके केस में लिखूंगा प्लस DC अपॉन में dt। क्लियर? तो ये जो प्लस है ये शो कर रहा है कि विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट है और ये माइनस शो कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। क्लियर? अब मैं ये कहता हूं कि किसी भी जो रिएक्शन है उस रिएक्शन में अगर आपको कोई बैलेंस रिएक्शन मिल रही है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन आपके पास है, रेट ऑफ रिएक्शन काउंट कर रहे हैं और आपके पास क्या है? बैलेंस्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैं ऐसे बोलता हूं रेट ऑफ रिएक्शन फॉर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन is calculated with the stoichiometry coefficient, with the stoichiometric coefficient। जब बैलेंस इक्वेशन है तो उसको स्टाइकियोमेट्री के बेस पे काउंट करो। हमने कहा किसी भी रिएक्शन का एक्चुअल रेट कौन सा होगा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और इस केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको आप किसके थ्रू रिप्रेजेंट करोगे? DC अपॉन dt के थ्रू। अब चलो DC और dt, एक तो आपको ये टर्म यूज में लेनी है और एक आपको स्टाइकियोमेट्री का यूज कैसे करना है ये चीज देखनी। तो देखो, मैंने आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया, मैंने एक एग्जाम्पल में लिखा
N2 प्लस 3H2 चेंज इंटू 2NH3। क्या लिखा? N2 प्लस 3H2 चेंज इंटू 2NH3। इस रिएक्शन का जो रेट है वो किसके इक्वल है? तो मैं ये बोलूंगा ये रिएक्टेंट है, मतलब ये टाइम के अकॉर्डिंग डिसएपियर होगा और ये टाइम के अकॉर्डिंग एपियर होता जाएगा। इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी। तो मैंने लिखा रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिसएपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट रेट इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ प्रोडक्ट। ध्यान से समझना इस चीज को। किसी भी ओवरऑल रिएक्शन का जो रेट है, ओवरऑल इस पूरी रिएक्शन का जो रेट है वो किसके इक्वल माना मैंने? रेट ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ द रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ द प्रोडक्ट के इक्वल माना। क्लियर? अब मैंने ये बोला कि जो रेट है इक्वल्स टू, इसको मैं किसके लिए लिखूं? ये N2 है तो मैं क्या इसको ऐसे लिखूं? क्या dN2 अपॉन में dt। अच्छा ये रिएक्टेंट है तो यहां कौन सा साइन यूज में आया? माइनस का। इक्वल टू यहां स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 3। इसको और इसके रेट को इक्वल करना है तो मुझे इसका 1/3 करना पड़ेगा ना, क्योंकि इसका 1 मोल इसके 1 मोल के इक्वल करना है। तो इसको 1/3 कर दूं तो 1 मोल हो जाएगा, मतलब माइनस 1/3 dH2 अपॉन dt इक्वल्स टू यहां कितने मोल है? 2। स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो प्लस 1/2 dNH3 अपॉन में dt। ये रेट 1 मोल है N2 के डिसएपियरेंस के इक्वल है। ये 1/3 करते हैं 1 मोल है H2 के डिसएपियरेंस के इक्वल है। यहाँ 1/2 करते हैं 1 मोल NH3 के एपियरेंस के रेट के इक्वल है। मतलब अब मैं चाहूँ तो अगर मेरे पास इसकी वैल्यू है तो मैं ये सारी वैल्यू काउंट कर सकता हूँ, अगर मेरे पास ये है तो मैं इन सब की वैल्यू काउंट कर सकता हूँ। मतलब किसी भी एक कंटेंट के एपियरेंस या डिसएपियरेंस की वैल्यू मेरे पास है तो मैं अदर कंटेंट की वैल्यू रेट काउंट कर सकता हूँ और ओवरऑल रेट को भी काउंट कर सकता हूँ। समझ में आ रही है बात? जिनके नहीं समझ में आया वो सेकंड एग्जांपल पे चलो। मैंने एग्जांपल नंबर 2 लिया, M1A प्लस M2B चेंज इनटू N1C। ठीक है, इस रिएक्शन को मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? देखो रेट इक्वल्स टू इसके लिए माइनस 1 अपॉन में M1, क्योंकि ये स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट हो गया। यहाँ क्या आ जाएगा? dA अपॉन में dt इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन में M2 dB अपॉन में dt इक्वल्स टू प्लस 1 अपॉन में N1 dC अपॉन में dt। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं, एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं इसके बेस पे कि आपको यहाँ से जो क्वेश्चन मिले वो क्वेश्चन आपको किस तरह से सोल्व आउट कर दें। हाँ, एक एग्जांपल और कर लें। चलो तो एक एग्जांपल और लिखो। एग्जांपल नंबर 3, 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस चेंज इनटू, किसमें चेंज हो रहा है? 3Br2 प्लस 3H। ये रिएक्शन आपको मिली। ठीक है, इस रिएक्शन को स्टाइक्योमेट्री के बेस पे क्या लिखूं? रेट इक्वल्स टू यहाँ कितने हैं? 5, तो माइनस का 1/5 dBr अपॉन में dt इक्वल्स टू, इसके लिए आओ माइनस dBrO3 माइनस अपॉन में dt इक्वल्स टू माइनस 1/6 dH प्लस अपॉन में dt इक्वल्स टू प्लस 1/3 dBr2 अपॉन में dt
इक्वल्स टू प्लस 1/3 DH2O अपॉन में dt। ये इस रिएक्शन के लिए सारी कंटेंट मैंने ली। बोलो कर सकते हो क्या? चलिए, जब अगर लिख सकते हो तो क्वेश्चन लिखिए। हाँ, इसको रब कर दूं। चलो, क्वेश्चन है N2 प्लस 3H2 से 2NH3। ये एक रिएक्शन है आपके पास, N2 प्लस 3H2 चेंज इनटू 2NH3। लिखिए, इन द following chemical reaction, rate of disappearance of H2 is 1.8 into 10 to the power minus 4 mole liter into minute. Then calculate the rate of reaction and rate of appearance of NH3। ये दो चीजें काउंट करनी है। क्या क्या काउंट करना है? रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। देखिए, इस रिएक्शन के बेस पे मैं ऐसे लिख दूं क्या? रेट इक्वल्स टू माइनस dN2 अपॉन में dt इक्वल्स टू माइनस 1/3 DH2 अपॉन में dt इक्वल्स टू प्लस 1/2 DNH3 अपॉन में। और ये जो प्लस माइनस के साइन है, ये केवल ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, माइनस प्लस का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। बाकी इनका और कोई रिलेशन नहीं है। जब रिलेशन नहीं है तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। ये काउंट करना है। क्या मैं इसको इसके इक्वल रख दूं क्या? क्योंकि मेरे पास यहाँ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 है, मतलब माइनस 1/3 DH2 अपॉन dt। क्या मेरे पास इसकी वैल्यू है? DH2 में 1/3 तो नंबर ऑफ मोल्स है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, बट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो है वो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की रेट ये है मेरे पास 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, वो इसकी वैल्यू है। तो क्या मेरे पास रेट आ सकता है 1/3 इंटू, ये माइनस क्यों नहीं ले रहा हूं? क्योंकि ये केवल रिप्रेजेंट कर रहा है कि विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, इंटू यहाँ से 1/3, इसकी वैल्यू आपके पास अब हो रही 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। इसको सोल्व आउट करोगे तो कितना हो गया? 6 इंटू 10 टू की पावर माइनस 5 मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। समझ में आ गया? चलो, अब बात करते हैं बी की। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। इस रिएक्शन में NH3 का ये रहा NH3, क्या इस NH3 को इसके इक्वल रख दूं? भाई मेरे पास वैल्यू है इसकी। आप चाहो तो इसको इसके इक्वल रख के सोल्व कर सकते हो, और आप चाहो तो इसको इसके इक्वल भी रख के सोल्व कर सकते हो, दोनों से सेम आंसर आएगा। चलो, हम इसको पहले रेट के इक्वल रख के सोल्व करते हैं। अमोनिया के अपीयरेंस का रेट देखना है, तो क्या हो गया बेटा? रेट इक्वल्स टू 1/2 DNH3 अपॉन में dt। बोलो, यही लिखूंगा। रेट की वैल्यू कितनी है?
6 इंटू 10 टू की पावर -5 इक्वल्स टू 1/2 dNH3 अपॉन में dt। चलो इधर ले आओ, मैंने लिखा dNH3 अपॉन dt किसके इक्वल हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा क्या, और 2 इधर आया तो 2 इंटू 6 इंटू 10 टू की पावर -5, या इसको क्या लिख दें बोलो, 12 इंटू 10 टू की पावर -5 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ये मैंने रेट को इसके इक्वल रखा है तब आंसर आ रहा है। आप चाहो तो इसको इसके इक्वल रख के भी आंसर चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या नहीं। देखो अगर हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो 1/3 इंटू DH2 अपॉन dt की वैल्यू आपके पास है 1.8 इंटू 10 टू की पावर -4 है क्या, हाँ, इक्वल्स टू 1/2 dNH3 अपॉन में dt आएगा क्या, ये काउंट करना है तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, कितना हो गया 2 इंटू 1.8 इंटू 10 टू की पावर -4 अपॉन में 3, 1.2 इंटू कितना आ रहा है 10 टू की पावर -5, यहां भी वही आ रहा है। चेक करो फटाफट से, ये तो आ गया रेट ऑफ रिएक्शन 6 इंटू 10 टू की पावर -5, हाँ, ये कितना आ रहा है, हाँ हाँ बोलो 1.2 इंटू 10 टू की पावर -4, ठीक है। क्लियर, वो आप चेक कर लेना पॉइंट कहां पे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व आउट करने हैं। क्या क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे इजीली। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आओ। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। और ये जो फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन है, इसमें टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, पीएच ऑफ मीडियम, कैटालिस्ट, सरफेस एरिया, इस तरह के हम कई सारे कंटेंट्स की फैक्टर्स की हम यहाँ बात करेंगे। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो फैक्टर आपको हम यहाँ देते हैं वो है फैक्टर अफेक्टिंग में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रेशर, टेम्परेचर, कैटालिस्ट, सरफेस एरिया, पीएच ऑफ सॉल्यूशन, इस तरह के कई सारे फैक्टर्स हम यूज में लेते हैं। उनके बेस पे देखा जाता है रेट इंक्रीज होगा या रेट डिक्रीज होगा। हमारा जो पहला फैक्टर है वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और कंसंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट स्पीसीज है, मैं ये बोल सकता हूँ, मैंने ये बोला अकॉर्डिंग टू जनरल कॉन्सेप्ट रेट ऑफ रिएक्शन इज directly proportional to, according to general concept, rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant species। क्या बोला मैंने? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट स्पीसीज। अब इसके बेस पे मैं ये बोल सकता हूँ कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। ऐसा बोला था आपने लॉ ऑफ मास एक्शन में। बट यहां मैं बात करता हूं रेट लॉ की,
किसकी बात करता हूं? रेट लॉ की। रेट लॉ मतलब ये जो जनरल कॉन्सेप्ट था, इस जनरल कॉन्सेप्ट को मैंने क्या मान लिया बेटा? रेट लॉ। जनरल कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंपोनेंट्स। तो रेट लॉ भी यही बात बोलेगा। रेट लॉ क्या बोलेगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है। और कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल A प्लस बी चेंज इनटू प्रोडक्ट, तो क्या लिखूंगा? रेट किसके प्रोपोर्शनल है? कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। या इसको बोला रेट इक्वस टू, इस प्रोपोर्शनल की जगह क्या यूज में लिया? K A एंड B। क्लियर बात? तो ये जो लिखा हुआ है रेट इक्वस टू के ए बी, इसको बोलूंगा रेट इक्वेशन। क्या बोलूंगा इसको? रेट इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर रिप्रेजेंट करना है इक्वेशन के फॉर्म में, तो उसको रेट इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। और क्या हो गया? रेट इक्वस टू के ए एंड बी एंड के इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। और ये जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, इसको इस पूरे चैप्टर में बोलूंगा रेट कांस्टेंट। क्या बोलूंगा? रेट कांस्टेंट। तो मैंने आपको ये बोला कि अकॉर्डिंग टू जनरल कॉन्सेप्ट रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नोट लगाकर मैंने लिखा according to law of mass action the rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant। और उसके बेस पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है। और इसके बेस पे रिएक्शन लिखी और रेट आया, रेट इक्वल टू के ए बी। एंड व्हाट इज द के? तो मैं बोलूंगा के इज द रेट कांस्टेंट। के इज द रेट कांस्टेंट। ठीक है। विच डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सबस्टांस। के इज द रेट कांस्टेंट which depends upon the temperature, catalyst and nature of substance। देखिए ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट चेंज हो सकता है। केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं हम, कांस्टेंट चेंज हो सकता है। याद करो आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की बात करी थी। हाँ, इन रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम कंडीशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एंड के इज अफेक्टेड बाय ओनली एंड ओनली टेम्परेचर। के किससे अफेक्टेड था? टेम्परेचर से। वैसे ही इस चैप्टर में भी मैं बात कर रहा हूँ कि जो रेट कांस्टेंट है, वो रेट कांस्टेंट किस किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, कैटालिस्ट एंड नेचर ऑफ सबस्टांस। इन पे डिपेंड करेगा। कैटालिस्ट, हाँ, सबस्टांस विच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, सबस्टांस विच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। एंड इटसेल्फ नो चेंज इज कॉल्ड कैटालिस्ट। तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को तो अल्टर कर रहा है, मतलब के को इफेक्टेड कर रहा है, लेकिन अपने आप में चेंज नहीं कर रहा है, वो कैटालिस्ट है। तो ये जो रेट कांस्टेंट है ये टेम्परेचर से चेंज होगा। ये जो चेंज आ रहा है इसको आगे हम रेट कोफिशिएंट पढ़ेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट, उसमें देखेंगे। उसके अलावा एक थ्योरी पढ़ेंगे, ओरेनियस थ्योरी। ओरेनियस थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करती है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। उसमें डिटेल से हम इसकी बात करेंगे कि टेम्परेचर कैसे इफेक्टेड करता है, या जब हम सेकेंड पार्ट में जाएंगे। अभी हम बात करें कंसंट्रेशन की। हमारा जो पहला फैक्टर अफेक्टिंग था वो कौन सा है? कंसंट्रेशन। और हमने कंसंट्रेशन में सिंपली एक लॉ लिख दिया या एक रूल की बात करी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, देन कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर? चलिए फटाफट से नोट करो जिसको करना है।
ओके चलिए, अब इसके बेस पे हमने बात करी। देखिए हमने एक मान लो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, हमने लिखा इसकी जगह लेते हैं CH3COOH। क्या लिया मैंने? CH3COOH। इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। या चलो एक सिंपल सा लेते हैं, मैंने लिखा क्लोरोफॉर्म CHCl3। सबको पता है क्लोरोफॉर्म को क्लोरीन से रिएक्ट कराता हूं तो ये CCl4 में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हुआ? और प्लस HCl का। ये मेरे पास है रिएक्टेंट और ये मेरे पास है प्रोडक्ट। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन या अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू CHCl3 and Cl, and rate ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू, इस प्रोपोर्शनल की जगह रेट कांस्टेंट K यूज ले लूं, K CHCl3 and Cl। क्लियर? एंड दिस इज द रेट इक्वेशन फॉर फॉलोइंग रिएक्शन CHCl3 Cl2 चेंज इन CCl4 HCl। तो इसका रेट इक्वेशन क्या बना? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K CHCl3 और Cl2। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है इस रेट ऑफ रिएक्शन को मैं कई जगह dx/dt से यूज में लूंगा भाई। इसकी जगह क्या यूज में लूंगा बेटा? dx/dt। क्यों लूंगा वो आपको समझ में आ जाएगा जब मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन कराऊंगा कि मैं रेट को dx/dt ही क्यों यूज में ले रहा हूं। समझ में आ गई बात? यहां नहीं समझ में आ रहा है, जब मैं वहां डेरिवेशन लूंगा तो उस डेरिवेशन में मैं dx/dt क्यों यूज में ले रहा हूं रेट की जगह, वो उस डेरिवेशन से क्लियर हो जाएगा। अभी आप समझो कि इसको मैं केवल इससे रिप्रेजेंट करूंगा, इक्वल्स टू K CHCl3/Cl2। अच्छा, इसी एग्जाम्पल में एक बात कर ले क्या, इसी में बोलूं, मैंने बोला इफ द concentration of all reactant species, if the concentration of all reactant species is unity, ये क्या है? 1। तो अगर ये 1 है तो मेरे पास dx/dt की वैल्यू किसके इक्वल हो गई बेटा? K के इक्वल हो जाएगी। क्या बोलो? मैंने बोला इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट स्पीसीज इज यूनिटी देन रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल हो गया? K के इक्वल हो गया। इसका मीन मैं ये बोल सकता हूं, इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड्स अपॉन रेट कांस्टेंट। बोलो, अगर मेरे पास ये यूनिट या ये 1 है तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंडेंट हो गया? ओनली एंड ओनली रेट कांस्टेंट पे डिपेंडेंट हो गया। समझ में आई बात? अब जब ये रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंडेंट हो गया, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर, और रेट ऑफ रिएक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है तो फिर उसके लिए मुझे उसकी यूनिट चेक करनी पड़ेगी कि रेट ऑफ रिएक्शन की अलग अलग केस में यूनिट क्या यूज में ले सकता हूँ। समझ में आ रही है बात? तो मैंने क्या हेडिंग डाला? यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो जब यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा तो मैंने क्या लिखा? रेट इक्वल्स टू K, और यहां क्या लिया? रेट। क्या यूज में लिया? रेट किसके इक्वल हो गया? K रिएक्टेंट। अच्छा, सपोज करो या मान लो किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट के 2, 3, 4, 5 मोल हैं या n मोल प्रेजेंट है, तो उनका क्या करना है? तो वो जो मोल है वो यहां जाएंगे n। तो एक रिएक्शन क्या बन गई? रेट इक्वल टू K R N, या आप इसको ऐसे समझो, मैंने बोला n रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल कितने हैं? n रिएक्टेंट, चेंज इनटू प्रोडक्ट। क्लियर? तो इसको ऐसे ही तो लिखूंगा, रेट इक्वल टू K
रिएक्टेंट और जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो कहाँ चला गया, वो यहाँ चला गया। बोलो लिख सकता हूँ क्या? सबको समझ में आ रही? अब मुझे किसकी यूनिट देखनी है, के की यूनिट देखनी है। तो मैंने यहाँ बोला इस रेट की यूनिट क्या थी, तो मैंने बोला रेट को लिखा था मैंने कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन की पावर है। ये तो है कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम मतलब रेट, के अपनी जगह, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और उस कंसंट्रेशन की पावर क्या लगा दी मैंने यहाँ, क्लियर? तो देखो के इक्वल्स टू क्या हो गया, कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम इनटू ये कंसंट्रेशन भी इधर आ गई तो कंसंट्रेशन की पावर n। नहीं आई समझ में? हाँ, चेक करो, क्लियर? अब देखो अगर मैं इस कंसंट्रेशन को ऊपर भेजता हूं तो माइनस में जाएगी क्या? इसकी कोई पावर नहीं है लेकिन इसकी पावर कितनी है, n। तो k इक्वल्स टू क्या हो गया, कंसंट्रेशन इसकी पावर 1 माइनस n अपॉन में टाइम। यहां तक की बात समझ में आ गई? इसको ऊपर भेजा तो 1 माइनस n, तो कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n अपॉन में टाइम। इससे आप क्या ले सकते हो, के की यूनिट। हाँ ठीक है, अब ये कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर लिख सकता हूं क्या? तो देखो के इक्वल्स टू मोल अपॉन में लीटर इसकी पावर 1 माइनस n अपॉन में, नहीं यही समझ में पा, मोल अपॉन लीटर उसकी पावर 1 माइनस n अपॉन में टाइम। अब ये टाइम अपॉन में है तो इसको ऊपर ले लूं, मतलब मेरे पास इधर तो हो गया मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n इनटू टाइम ऊपर जाएगा तो क्या हो गया बेटा, टाइम इनवर्स। इस फॉर्मूले को लर्न करो, यही इंपॉर्टेंट, इसके बेस पे सारा वर्क होगा। वेयर n is the order of reaction, where n is the order of reaction। अब n order of reaction है तो n की वैल्यू चेंज करते जाऊंगा, n 0 1 2 3 एंड सो ऑन तक हो सकता है। तो n की वैल्यू चेंज करते जाऊंगा तो k की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी क्या? कैसे होगी चेक करते हैं। देखो यहां मैंने लिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, n से, और यहां लिया मैंने यूनिट ऑफ k, ठीक है। n की वैल्यू कितनी ली मैंने, 0। इस 0 वैल्यू को यहां पुट कर दो n की जगह, n कितना ले रहा हूं, 0, तो यहां पुट किया 1 माइनस 0 तो यहां 1 हो गया, 1 हो गया तो क्या बच गया, मोल अपॉन लीटर इनटू टाइम, मतलब यूनिट क्या हो गई, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। सेकंड में चलो, n की वैल्यू कितने ली मैंने, 1 मीन हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये 0 ऑर्डर थी अब फर्स्ट आ गया। n की वैल्यू 1 ली तो 1 माइनस 1 0, और किसी की भी पावर 0 तो वो क्या हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ केवल क्या बच गया मेरे पास, टाइम इनवर्स। फिर आओ थर्ड, n की वैल्यू कितने लें, 2 लेंगे तो वहाँ -1 आ जाएगा, और -1 हो गया तो मोल की पावर -1, लीटर की पावर 1, टाइम इनवर्स। मान लो मैंने n की वैल्यू कितनी ली, 3, तो कितना आ गया, मोल की पावर -2, लीटर 2, टाइम इनवर्स। ये एक टेबल बनाई है मैंने, अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शन, मैंने कहा व्हाट इज द n, हाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन,
and when the order of reaction is 0, then the unit of K is mole liter inverse and time inverse. अच्छा एक चीज़ नोटिस करी क्या आपने, ये यूनिट जो यहाँ लिखी है मैंने, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट है. क्या यही यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट थी क्या? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, इसके लिए यूनिट जो लिखी थी वो भी यही थी, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स. तो ये यूनिट और ये यूनिट सेम है क्या? क्लियर? तो कौन सी रिएक्शन है जिसके लिए यूनिट जो है रेट ऑफ रिएक्शन की वो इक्वल होती है? हाँ ठीक है. तो ये मैंने अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शनें आपको दी. इन रिएक्शनों के लिए मैंने बोला n की वैल्यू 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो तो ऑर्डर क्या आएगा? क्लियर? एक क्वेश्चन लिखो और सॉल्व करके बताओ. हाँ क्वेश्चन लिखिए. यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट फॉर द following expression will be. देखिए क्या मिला आपको? रेट इक्वल्स टू के रिएक्टेंट और इसकी पावर 3/2. क्या काउंट करना है? यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, दोनों की यूनिट आपको काउंट करनी है. समझ गए क्या? हाँ तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन, तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट काउंट करनी है. तो रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट है वो तो फिक्स है ऑलरेडी, उसको तो काउंट करना ही नहीं है, क्योंकि वो जो यूनिट है वो तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम से काउंट होती है. और रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट कंसंट्रेशन अपॉन टाइम के अकॉर्डिंग मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स आती है. तो वो तो फिक्स है, उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते. तो मैं डायरेक्टली लिख दूं रेट ऑफ रिएक्शन. यहाँ क्या लिखा मैंने? यूनिट फॉर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स. काम खत्म इसका. अब बचा मेरे पास रेट कांस्टेंट की यूनिट काउंट करना है, और रेट कांस्टेंट की यूनिट यहाँ से काउंट होती है. सही है? मेरे पास ये वैल्यू होनी चाहिए n की. इस रिएक्शन को देखो, रेट इक्वल्स टू के आर की पावर 3/2, और यहाँ चेक करो रेट इक्वल्स टू के आर की पावर n. तो इसका मीन ये जो पावर है, ये पावर मुझे किसकी वैल्यू दे रही है? n की वैल्यू दे रही है. और n की वैल्यू दे रही है तो यहाँ पुट कर दूं क्या? तो देखो यूनिट ऑफ k इक्वल्स टू क्या लिखूं बेटा? मोल अपॉन में लीटर, इसकी पावर 1 माइनस n, और n इसको रख दूं क्या n की जगह? 3/2 इनटू टाइम. सोल्व कर लोगे क्या? हाँ. ये कितना आ गया? 1.5 आया, तो ये माइनस हो गया, तो माइनस का 0.5 हो गया. तो k इक्वल्स टू मोल माइनस 0.5 लीटर 0.5 इनटू टाइम. चेक कर लो. मोल इसकी पावर माइनस 0.5, लीटर की पावर 0.5 और टाइम की पावर -1.
क्लियर? तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन नॉट वेराई विथ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोला मैंने? यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट वेराई विथ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज वेराई विथ द रेट ऑफ रिएक्शन। बोलो, बात समझ में आ गई क्या सबके? जिनके लाइन समझ में आ गई उनको ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। कर सकते हो क्या? चलिए अब हम बात करते हैं रेट, जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसको कैसे काउंट किया जाए।